नमस्कार साथियों। ये हमारा एक एलजी का पैकेज ऐसी है जो 15 टन का है। और इस मशीन का हम जा रहे हैं मेंटेनेंस करने के लिए। मेंटेनेंस हमारा दो पर्पज से हो रहा है। पहला, ये जो बिल्डिंग है इसमें नया रेंट मतलब टेनेंट आ रहा है, मतलब नया किराएदार आने वाला है। तो एक उस पर्पज से। दूसरा, अब ठंडी शुरू होने वाली है तो ये दूसरा पर्पज हो गया कि ठंडी शुरू होने से पहले भी हम एक बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, ताकि मशीन प्रॉपर तरीके से हीटिंग मोड में चले। और जब हीटिंग मोड में चले तो बैड स्मेल ना आए, कोई ज़्यादा इशू ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान में रखते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में ये देखने का प्रयास करेंगे कि सीजन शुरू होने से पहले या एक पैकेज एसी का मतलब प्रॉपर तरीके से कैसे मेंटेनेंस करते हैं, किन किन बिंदुओं पर हम ध्यान रखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है जहाँ पे हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि भाई वो ख़राब तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है ना। कौन सा मैकेनिकल पार्ट्स है जिसका हम लोग ध्यान रखते हैं। क्लीनिंग में कौन सा मैकेनिकल पार्ट्स है या कौन सा भाग है जिसको हम वेट मतलब पानी से क्लीन करते हैं, और किस एरिया को हम ड्राई क्लीन करते हैं। और इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स लगा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इन सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक एल जी पैकेज एसी का पूरा आपको व्यू मिलेगा कि मशीन में क्या क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिकल से लेकर मैकेनिकल पार्ट्स तक। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, मशीन पे कोई भी काम करने से पहले हम क्या करेंगे। पहले इसका जो मेन ब्रेकर है वहाँ से हम सप्लाई को ऑफ कर देंगे। ये हमारा मेन ब्रेकर है, इसको हमने यहाँ से सप्लाई ऑफ कर दिया। ठीक है, सप्लाई ऑफ हो गया इससे मतलब क्या है कि यूनिट के अंदर हमारा कोई भी सप्लाई नहीं जा रहा है। ठीक है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। ठीक है, अभी देखिए सप्लाई ऑफ होने के बाद अब मशीन को मैं पूरी तरीके से खोल दूंगा। चारों साइड से इसका जो कवर है उसको मैं खोल दूंगा। और खोलने से पहले मैं इसका थोड़ा सा डिटेल दिखा देता हूँ आपको। ये मशीन भी ब्लर है लेकिन आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है जो LKC180BC03 है। कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो कूलिंग कैपेसिटी 1,80,000 BTU के आसपास है इसका। इलेक्ट्रिक रेटिंग इसका है 220 वोल्टेज है, 60 हर्ट्ज पे काम करता है। मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ 220 प्लस 10% प्लस माइनस हो सकता है वोल्टेज इसका। रेफ्रिजरेंट यहाँ पे दिया हुआ है R22। सर्किट इसमें दो है और सर्किट वन में दो कंप्रेसर है, तो जाहिर सी बात है इसमें गैस ज़्यादा होगा। तो 4.25 kg इसका गैस है, सर्किट ए में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2.85 kg सर्किट बी में गैस है। ठीक है, कंपोनेंट में देख सकते हैं। कंपोनेंट में आपको यहाँ पर इस मशीन में आपको कंप्रेसर मिलेगा, तीन क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, तीन कंप्रेसर देखने को मिलेगा। तीनों कंप्रेसर 3 फेज का है। तीनों कंप्रेसर 220 वोल्टेज पे काम करता है। तीनों कंप्रेसर का जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। आर एल है 18.7, एल आर है 108। ठीक है, एच पी है 5 HP। ठीक है, और इसमें आपको मोटर आउटडोर मोटर दिखने को मिलेगा दो पीस, जिसको हम लोग कंडेंसर मोटर भी बोलते हैं। कंडेंसर मोटर का पावर है सिंगल फेस का। ठीक है, मतलब सिंगल फेस पे वो काम करता है। सिंगल फेस का है लेकिन वोल्टेज कितना होगा 220 वोल्टेज होगा। उसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होगा। और आर एल ए यहाँ पे दिया हुआ 2.9 और एल आर ए दिया हुआ 8.1 दिया हुआ। ठीक है, एस पी 0.5 दिया हुआ। उसके बाद मोटर इंडोर का है, स्टैंडर्ड ओवर साइज का मोटर है, जिसमें एक मोटर लगा हुआ है। मोटर भी 3 फेज का काम करता है, इंडोर का 220 वोल्टेज पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी आपका 60 हर्ट्ज है। आर एल ए 14 है और एल आर ए आपका दिया हुआ 100 और एच पी दिया हुआ 5.0 HP। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट हो गया जो मैकेनिकल भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें इलेक्ट्रिकल हीटर का दिया हुआ, तो इलेक्ट्रिकल हीटर अरे हीट एंड कूल का एयर कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर में यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एम्पियर कितना लेता है। तो यहाँ पे दो मॉडल्स मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये वाला मॉडल लगा हुआ है यहाँ पे 18 किलोवाट का। ठीक है, तो इसका मॉडल नंबर है LKAEH18B। ठीक है, और 18 किलोवाट यानी 18 किलोवाट का है और टोटल एम्पियर 44 एम्पियर के आसपास ये लेता है। ठीक है, तो ये इसका डिटेल है जिसको हमने बताने का प्रयास किया। और ये इसी मतलब समझ जाइए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या मैकेनिकल पार्ट्स को हमको परचेज करना होता है तो कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये जो मॉडल नंबर है LKC180BC03, इस मॉडल नंबर को ही हमको एलजी का जो स्पेयर पार्ट्स जो शॉप है या कंपनी है वहाँ से हमको ऑर्डर करना पड़ता है। तो हर पार्ट्स आपको मिल जाएगा इस मॉडल नंबर से। ठीक है, तो मॉडल नंबर खास हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके पूरे बॉडी को खोल देते हैं ताकि हमको हर पार्ट्स को देखने में आसानी हो जाए। अभी देखिए साथियों, पूरा मशीन का मैंने कवर खोल दिया है। ये हमारा कंट्रोल साइड का जो हमारा कवर है, हमने इसको खोल दिया पूरा।
और ये मशीन पूरा लगभग ओपन एरिया में है, और मतलब ओपन लुक में है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से आधा भाग कंडेंसर सेक्शन है, और यहाँ से इवोपरेटर, इसे यहाँ पे हीटर लगा है। ये जो बॉक्स है हीटर का है, ठीक है। तो चलिए पहले हम कंप्रेसर की तरफ से शुरुआत करते हैं कि कंप्रेसर क्या किस मॉडल का लगा हुआ और किस कैपेसिटी का है, ठीक है। अभी देखिए मैं दूसरे साइड में आ गया हूँ, पहले कंट्रोल पैनल की तरफ था, ये हमारा इवोपरेटर सेक्शन है, और यहाँ से हमारा फिर से कंडेंसर सेक्शन चालू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे इसमें 3 कंप्रेसर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, कंप्रेसर 1, 2 और 3। ये 2 कंप्रेसर सीरीज में है, और वो लास्ट वाला कंप्रेसर सिंगल है, यानी वो सर्किट बी का है और ये सर्किट ए का है। तो चलिए हम पहले कंप्रेसर को देख लेते हैं, कंप्रेसर किस मॉडल का लगा हुआ। देखिए ये जो सीरीज में 2 कंप्रेसर है, ये डिफरेंट कंट्री का भी है, और LRA सेम है, इसका वोल्टेज सेम है, कैपेसिटी सेम है, सिर्फ कंट्री डिफरेंट है। ये मेड इन कोरिया का है, वो मेड इन चाइना का है। ये मेड इन कोरिया का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसका मॉडल नंबर है SR061RBA, ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर गैस मेंशन किया हुआ है, थर्मली प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे 3 फेस का है, मेंशन किया हुआ, 220 वोल्टेज, 60 हर्टेज है, LRA 120 है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। ये मेड इन कोरिया का है, देख सकते हैं। यहाँ से डिस्चार्ज लाइन आपस में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे सक्शन लाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मेड इन चाइना का है। तो इसका भी मॉडल नंबर देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है SBA 061 RBA, ठीक है। और इसकी भी और कैपेसिटी थोड़ा सा हम जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 208 230 वोल्टेज है, 3 फेस है, 60 हर्ट्ज 3 फेस, LRA 120 है, यानी LRA इसका भी 120 है, 22 नंबर का गैस है। ये कहाँ का है? मेड इन चाइना का है। दोनों ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मशीन ब्लॉकेज में नहीं है या तेल नहीं चढ़ा हुआ और प्रॉपर तरीके से इसका इंस्टॉलेशन हुआ है फ्लशिंग के बाद, तो मशीन चलेगा। और हमने इसको इंस्टॉल किया था लास्ट ईयर, तो अभी मशीन सही चल रहा है। और ये जो दूसरा सर्किट है, दूसरे सर्किट में भी सेम कंप्रेसर है। तो दूसरे सर्किट का कंप्रेसर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये कंप्रेसर का मॉडल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है SR061 RBA। ये कंपनी का लगाया हुआ कंप्रेसर है। यहाँ पर 3 फेस 60 हर्ट्ज 220 वोल्टेज LRA 120 है। ये मेड इन कहाँ का दिखाने का प्रयास करेंगे, सॉरी हाँ, यहाँ पे दिया हुआ मेड इन, यहाँ पर दिया हुआ मेड इन कोरिया, ठीक है। यहाँ पर भी बाकी डिटेल आप दे सकते हैं। ये कंप्रेसर बॉडी से थोड़ा सा रस्टी दिख रहा है, इसका मतलब ये पुराना कंप्रेसर है। और इसमें मैं एक चीज़ और दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये जो दोनों कंप्रेसर है, ये सर्किट ए में लगा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है। जब कंपनी लगा के देती है तो इसके जो हेड है, यहाँ पे एक स्टिकर देती है, कंप्रेसर ए, कंप्रेसर A1, मतलब A1 और A2 इस तरह का नंबर देती है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जब सर्किट बी में सिंगल कंप्रेसर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी का लो स्टिकर लगा हुआ है, देख सकते हैं। मैं इसको साफ करने का प्रयास करूँगा। देखिए यानी ये जब मशीन खरीद के आया था तब से ये कंप्रेसर लगा हुआ है और ये चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सर्किट बी। हमेशा कंप्रेसर के पीछे, मतलब AC के पीछे खड़ा होकर देखते हैं तो राइट साइड में जो हमारा यूनिट होता है, सर्किट होता है, वो सर्किट बी होता है। तो ये हमारा राइट साइड में इधर, तो ये सर्किट बी है। तो इतना ध्यान में रखें, ठीक है। तो चलिए अभी हमने 2 सर्किट को फाइंड किया कि सर्किट ए है जिसमें 2 कंप्रेसर है, ये सर्किट बी है जिसमें सिंगल कंप्रेसर है, ठीक है। अब हम इसमें कंप्रेसर चेक कर लिए और हम मोटर चेक करेंगे कि इसमें कितना कंडेंसर मोटर लगा है। इसमें आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में देखा कंडेंसर मोटर 2 पीस है, तो वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये देखिए हमारा कंप्रेसर है, और इसका ऊपर जब हम जाते हैं तो इसके ऊपर ही हमारा 2 कंडेंसर मोटर लगा हुआ, देख सकते हैं। 2 फैन ब्लेड, एक ये है और एक वो है। ये वाला सर्किट ए का कंडेंसर फैन बोलते हैं, और वो वाला जो है उसको सर्किट बी का कंडेंसर फैन। यानी हमेशा लेफ्ट वाला जो फैन होता है सर्किट ए का होता है, और राइट वाला हमेशा सर्किट बी का। तो इसका मॉडल नंबर हम दिखाने का प्रयास, हालांकि मॉडल नंबर थोड़ा सा फ्रेम के अंदर है, तो मॉडल नंबर मैं इसका मेंशन कर दे रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर है 4681A2016B, ठीक है। और दोनों सेम मॉडल है। ये सिंगल फेस का है, इसमें 4 वायर लगे होते हैं, 2 कैपेसिटर का, 2 फेस न्यूट्रल का, ठीक है। और
जब हम इसको चेक करते हैं तो दोनों फ़ैन को हम इस तरीके से घुमा के चेक करेंगे कि ये फ्री मतलब घूम रहा है कि नहीं, मतलब रनिंग में है कि नहीं, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि इतना घूम रहा है ना, तो ये मोटर बेयरिंग का साउंड आपको शो करेगा, तो ऐसा कंडीशन में आपको बेयरिंग चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेसर और हमारा इलेक्ट्रिकल भाग में हमारा कंडेंसर मोटर। अब देखिए, 2 कंप्रेसर है तो ज़ाहिर-सी बात है 2 कंडेंसर कॉइल भी होगा, और आपको यहाँ पे दिखने में मिलेगा ऐसे वी शेप में 2 कंडेंसर कॉइल। ये सर्किट ए का है और ये सर्किट बी का है। कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका रो और बार जो है और इसका यू बेंड भी है, ज़्यादा है और इसका कम है। जिसका ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसमें कंप्रेसर ज़्यादा लगा हुआ है। सर्किट ए में 2 कंप्रेसर लगा हुआ है तो ये सर्किट ए का हो जाता है। सर्किट बी में 1 कंप्रेसर लगा हुआ है तो ये सर्किट बी का हो जाता है। इसमें भी टाइप कंडेंसर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इवोपरेटर सेक्शन की तरफ। तो ये हमारा इवोपरेटर सेक्शन है, जिसको हमने खोल दिया है अच्छे से, और ऊपर का टॉप भी हमने खोल दिया है, देख सकते हैं। ऊपर का टॉप खोल दिया। यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, जो फ़िल्टर हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया साइड में। फ़िल्टर थोड़ा-सा डस्टी है तो इसको हम डीप क्लीन करेंगे पानी से। और इस इवोपरेटर कॉइल में आप कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें इसमें भी किस तरीके से 2 कंडेंसर सॉरी 2 इवोपरेटर कॉइल लगा हुआ। तो देखिए, इसका जो इवोपरेटर कॉइल है, ऊपर का हिस्सा सर्किट ए का होता है, नीचे का हिस्सा सर्किट बी का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ही इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है कि एक ही कॉइल में 2 सर्किट का इवोपरेटर कॉइल डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। वो आपको दूसरे साइड से दिखेगा डीप, मतलब उसको क्लियर दिखेगा आपको कि हाँ, सेपरेट है या मतलब एक साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस साइड से दिखा दिया। अब देखिए, बात आती है क्लीनिंग की, तो हम इसको भी डीप क्लीन करेंगे। इसको हम पानी से क्लीन करते हैं, इवोपरेटर कॉइल को हम पानी से क्लीन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा कंडेंसर कॉइल है तो कंडेंसर कॉइल को भी हम पूरा पानी से क्लीन करते हैं। और देख सकते हैं इसका कंडेंसर कॉइल थोड़ा-सा ब्लॉक है। ये सर्किट बी का है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट है। और ये सर्किट ए का कंडेंसर कॉइल है, देख सकते हैं यहाँ से। और ये भी कितना ब्लॉक है आपको इधर से दिखने को मिलेगा। ये कंडेंसर कॉइल लगभग ब्लॉकेज में है, ठीक है। जब इसको हम पानी से क्लीन करेंगे तब इसका डस्ट पता चलेगा कि कितना ये डस्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम डीप क्लीन करेंगे पानी से, यानी इस कंडेंसर कॉइल को हम पानी से क्लीन करते हैं। बेस जो है पानी से क्लीन करते हैं। और ध्यान रहे कि जब क्लीनिंग करते हैं तो हमारा जो पानी है, पानी जो है कंप्रेसर का टर्मिनल के पॉइंट में इन ना हो, ठीक है। तो इसलिए सर्विसिंग करने के कुछ देर बाद हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना हम ध्यान में रखें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे साइड में जहाँ पे हमारा कंट्रोल भाग है। अब हम फिर से आ गए कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल भाग की तरफ, जहाँ पे इवोपरेटर, हीटर और ब्लोअर मोटर लगा हुआ। तो इधर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा जो कंडेंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्किट ए है। तो सर्किट ए का डिस्चार्ज यहाँ पे ये आ रहा है और इसके अंदर इन हो गया, तो ये सर्किट ए हो गया। और सर्किट बी का डिस्चार्ज इधर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इसमें गया और यहाँ से इन हो रहा है, तो ये सर्किट बी का कंडेंसर हो गया। तो इस तरीके से इसका डिजाइनिंग है, ठीक है। और इसमें गैस कहाँ से चेक करते हैं हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब इस साइड में आएंगे, दूसरे साइड से हम दिखा रहे हैं, सर्किट ए है वो। सर्किट ए का जो सेक्शन है, दोनों, एक सेक्शन यहाँ से आ रहा है और दूसरा सेक्शन हमारा जो है ये वाला है, ये नीचे से आ रहा है, यहाँ पे आके इस सिलेंडर में जुड़ा हुआ है। इस सिलेंडर को बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। यानी इसका काम है कि लिक्विड फॉर्म का जो हमारा गैस होता है उसको मतलब सेपरेट करके सिर्फ वेपर में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर के अंदर थ्रो करना, ठीक है, या प्रोवाइड करना, जो भी बोल सकते हैं आप। तो ये सक्शन है और इसी लाइन में हमारा कुछ दूरी के बाद यहाँ पे लगा हुआ है एक वाल लगा हुआ है। हालांकि ये मैंने मॉडिफाई किया है, वो कंपनी यहाँ पे बनाया हुआ देती है, जहाँ पे चार्जिंग पिन लगा होता है। तो यहाँ से हम लोग गैस चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब खराब हो जाता है तो मैंने क्वार्टर के पाइप को एक साइड में फ्लेयर बना दिया है और एक साइड यानी एसएस वाल जो हमारा होता है, जैसे हम लोग विंडो एसी में लगाते हैं, तो एक साइड इसमें फ्लेयर ऑलरेडी फ्लेयर बना के देती है, जहाँ पे पिन लगता है कंपनी बना के देती है। और एक साइड में हमने फ्लेयर बना के क्वार्टर का जो फ्लेयर नट है इसमें टाइट कर दिया। तो हम यहाँ से अब इसमें लो प्रेशर चेक करते हैं सर्किट 1 में। सर्किट बी में क्या है, देखिए सर्किट बी में यानी, चलिए पहले इसका तो हम यहाँ से लो प्रेशर चेक करते हैं और इसका हाई प्रेशर कहाँ से चेक करते हैं। देखिए, इसका दोनों कंप्रेसर का डिस्चार्ज वहाँ से जुड़ा है, फिर एक पाइप बन जा रहा है, वो पाइप नीचे से आ रहा है उधर से, वो दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, वो पाइप हमारा यहाँ से आ रहा है
और यहाँ रहा है, तो यहाँ पे एक एसएस लाइन दिया हुआ है जहाँ पे हम गेज लगा के हाई प्रेशर चेक करते हैं सर्किट ए का। ठीक है, क्लियर। सर्किट बी में क्या है, सर्किट बी का सेक्शन ये है, तो यहीं पे दिया हुआ हमारा लो प्रेशर चेक करने का, और इसका डिस्चार्ज प्रेशर चेक करने के लिए है। देखिए डिस्चार्ज ये निकल रहा है और ये नीचे गया है, नीचे जाके हमारा यहाँ पे एक एसएस लाइन दिया हुआ है जहाँ से हम डिस्चार्ज प्रेशर चेक करते हैं सर्किट बी का। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिकल डिजाइनिंग है और इस तरीके से हम हर रेटिंग मतलब प्रेशर रेटिंग को हम चेक करते हैं। अब देखिए सर्किट ए में हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ लगा होता है, सर्किट बी में कहाँ लगा होता है, ये चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए जब दो कंप्रेसर लगा है तो जाहिर सी बात है उसका एक सक्शन बन जा रहा है और एक डिस्चार्ज बन जा रहा है। जो सक्शन बन रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, जो एक्यूमुलेटर से जुड़ा हुआ है सक्शन ऊपर जा रहा है और ये सीधे जाके इवोपरेटर में कनेक्ट हो रहा है, यानी इवोपरेटर से जो गैस हमारा आता है रेफ्रिजरेंट वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और ये जाता है कहाँ पे, कंप्रेसर में। तो यहाँ पे हमारा जो एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम लो प्रेशर स्विच बोलते हैं, जो सर्किट ए का होता है, और इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, पैकेज जैसे कि किसी भी मॉडल में चेक करेंगे तो आपको ये ब्लैक कलर का लो प्रेशर वायर निकलेगा, वायर मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर। और इसी सर्किट का हाई प्रेशर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारा सर्किट हो जाता है, इसका जो हमारा आउटलाइन है ये वाला लाइन है। ठीक है, देख सकते हैं, यानी यहाँ से मतलब यहाँ से गैस इन हुआ पूरा कॉइल में गया, यहाँ से आउट होकर फिर यहाँ से बाहर हो रहा है। और इसमें जो लगा हुआ हमारा प्रेशर स्विच है, इसको हाई प्रेशर स्विच बोलते हैं, एचपी स्विच। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर का। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि सर्किट ए का जो हाई प्रेशर स्विच है वो ब्लू कलर का होता है, क्लियर, इतना ध्यान में रखिए। अब बात आती है सर्किट बी का जो लो प्रेशर है हाई प्रेशर है वो कहाँ पे लगा होता है, तो वो चीज़ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे कंप्रेसर है सर्किट बी का, तो ये सर्किट बी का सेक्शन हो गया। इसी सेक्शन में हमारा आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है जो इवोपरेटर से आ रहा है, तो इसमें एक स्विच लगा हुआ है जो व्हाइट कलर का है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर स्विच है, यानी सक्शन में लगा हुआ स्विच ही हमारा एलपी स्विच होता है, नहीं लो प्रेशर स्विच होता है। तो ध्यान रखिए सर्किट बी में जो लो प्रेशर स्विच होता है उसका वायर वाइट कलर का होता है, ये इतना ध्यान में रखिए। और सर्किट बी का हाई प्रेशर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए सर्किट बी का ये जो हमारा डिस्चार्ज है यहाँ से गया नीचे, यहाँ से गया उधर, और जाके इस लाइन में हमारा सॉरी इस कॉइल में हमारा इन हो रहा है, इस कॉइल में इन हो गया, और यहाँ से आउट कहाँ से हो रहा है, देखिए आउट हमारा इस लाइन से हो रहा है, और यहाँ से सॉरी यहाँ से यू बेंड दिया हुआ ऊपर गया है। और इसमें हमारा आगे एक स्विच लगा हुआ है, इधर से दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ये सर्किट बी में लगा हुआ है, सर्किट बी में लगा हुआ है जिसका वायर है रेड कलर का। तो इतना ध्यान में रखिए कि सर्किट बी का जो हाई प्रेशर स्विच है उसका वायर हमेशा रेड कलर का होता है। मैं कलर इसलिए बता रहा हूँ कि कलर आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी आप एरर कोड हाई प्रेशर या लो प्रेशर से रिलेटेड आता है, जब कंट्रोल पैनल पे आप जब देखते हैं तो वहाँ पे आपको कलर कोड ही आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि हाँ ये वायर डिस्कनेक्ट हुआ होगा या ये वायर ही हमको बता रहा है कि इसमें हाई प्रेशर या लो प्रेशर, इसलिए आपको कलर कोड आपको यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ और हम बता देते हैं, हालांकि इसमें एलपी स्विच और एचपी स्विच का रेटिंग क्या होता है। देखिए ये जो एलपी स्विच का रेटिंग है हम जो लगाते हैं 25 से लेके 50 पीएसआई के आसपास होता है जो एलपी स्विच की रेटिंग होती है, और हाई प्रेशर का है करीबन 277 से 350 के आसपास हम लोग लगाते हैं हाई प्रेशर। इसमें R22 नंबर का गैस है, तो अगर 410 नंबर का गैस है तो उसमें डिफरेंट प्रेशर स्विच हमारा आता है। ठीक है, तो प्रेशर स्विच की जो रेटिंग भी है वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है, इतना ध्यान में रखिए। तो अगर R22 नंबर का गैस है तो यानी 25 से 50 और 277 से लेकर 377 या 350 के आसपास हमारा हाई प्रेशर इसमें लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा मैकेनिकल भाग, इलेक्ट्रिकल भाग जो हमारा कंडेंसर साइड में होता है। तो इधर भी हम पानी मार सकते हैं, जब पानी मारेंगे तो ध्यान रहे कि हमारा मोटर के अंदर पानी ना जाए, यानी मोटर के अंदर पानी जाता है तो फिर थोड़ा इश्यू होता है रनिंग के टाइम। ठीक है, अब आते हैं हम कंट्रोल पैनल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा कंट्रोल बोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल बोर्ड में आपको 4 कॉन्टेक्टर मिलेगा। पहला कॉन्टेक्टर है ये ब्लोअर मोटर का है जो 3 फेस का है, और ये बाकी 2 कंप्रेसर है यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है सर्किट ए का 2 कंप्रेसर का है, और ये जो लास्ट का कॉन्टेक्टर है ये सर्किट बी का कॉन्टेक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ठीक है, और जितना कॉन्टेक्टर है सब 40 एम्पियर का लगा होता है 3 फेस, 220 वोल्टेज इसका कॉइल का होता है। ठीक है,
ये है इसका पावर रिले, ठीक है, जिसको एलजी रिले भी बोलते हैं, पावर रिले भी बोलते हैं। इसका सिर्फ काम है कंडेंसर 1 का सप्लाई आउट करना, ठीक है। ये 2 कैपेसिटर है, इसलिए कि ये जो दोनों कंडेंसर फैन हमने आपको दिखाया वो सिंगल फेज का है, तो उसमें मतलब एक एक कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटी है 15 MFD, ठीक है। तो ये 2 कैपेसिटर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि बाकी ये वायर तो वायरिंग मतलब दूसरे एक हम वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, बट नॉर्मली हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा पीसीबी हो गया। यहाँ पे इंडोर में जो हमारा कंट्रोल सप्लाई जा रही है वो टर्मिनल हो गया, और ये मेन टर्मिनल हो गया। हालांकि इसका टर्मिनल लास्ट ईयर थोड़ा सा जल गया था, तो हमने इसको मॉडिफाई किया है, तो ये सेपरेट एक L3 हमारा जो वायर है यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल भाग हो गया। देखिए इसमें ये ब्लोअर है, ब्लोअर में आपका देख सकते हैं, ब्लोअर में बेल्ट लगा हुआ B52 देख सकते हैं, और बेल्ट का कंडीशन ठीक ठाक है। मेंटेनेंस करने आया तो हमको चेक करना पड़ेगा। और मोटर वाइब्रेशन में नहीं है, कभी कभी ऐसा हम हिलाते हैं इसलिए कि ये जो टाके लगा हुआ है ना, यहाँ से कभी कभी टूट जाते हैं। वो इसलिए कि अगर मशीन का जो अनबैलेंसिंग होता है ना, बेल्ट चलते चलते मशीन को मोटर को ऐसे ऐसे हिला देता है और बहुत इजीली यहाँ से टूट जाता है। तो जब भी आप मोटर को फिट करें, यहाँ से दोनों साइड का मेजरमेंट ले लें, उसके दोनों लेवल में है, फिर मोटर को फुल्ली टाइट करें बेस इसका। तो क्या होगा कि मोटर वाइब्रेशन में नहीं करेगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से लूज होता है, तब भी ये मोटर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करता है और बेल्ट तोड़ देता है, या बॉडी को यहाँ से ये जो है जो टाके लगा हुआ है यहाँ पे उसको मतलब तोड़ देता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए। तो ये ब्लोअर मोटर हो गया हमारा, और ये हमारा ब्लोअर सेक्शन हो गया, इसको पुली बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हीटर है, तो मैं हीटर को भी खोल के दिखाने का प्रयास करूँगा। पहले थोड़ा सा ये जो हमारा मोटर है इसका मॉडल नंबर हम डिटेल चेक करा देते हैं। ये है हमारा ऊपर का हिस्सा, जो हमने एक अच्छे व्यू पॉइंट से लेने का प्रयास किया है। ये हमारा मोटर है, मोटर का हम मॉडल नंबर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, हालांकि मैं उल्टा ले लिया इसका स्क्रीन को, हालांकि मैं थोड़ा सा कैमरा उल्टा कर दिया हूँ, तो मैं और जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा कि इसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये इसका ऊपर का हिस्सा है, दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ब्लोअर, ब्लोअर मोटर, ब्लोअर, और ये कंडेंसर हमारा है। और यहाँ पे हमारा जो है वो कैपलरी है, देख सकते हैं कैपलरी लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर जब जाएंगे थोड़ा सा, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है जो बताता है कि सर्किट ए का सेक्शन कौन सा है, सर्किट बी का सेक्शन कौन सा है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और ऐसे डिस्चार्ज लाइन पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉयल का पास देख सकते हैं, सॉरी, ये जो कॉयल का पास जो हमारा सेक्शन दिख रहा है वो सर्किट ए का है, और दूसरा वाला सर्किट बी का है। ऐसा ही हमारा डिस्चार्ज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिखने का प्रयास करेगा, और ऊपर से मशीन ऐसे दिखता है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं ये हमारा जो मशीन है, इसका टॉप से मैंने इसका व्यू दिखाने का प्रयास किया, और ये व्यू हमारा ऊपर से है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, चलिए हम थोड़ा सा इसको डीप क्लीनिंग करेंगे। डीप क्लीनिंग के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका जो ड्राई क्लीनिंग है पहले उसको हम ख़त्म कर लेते हैं, ताकि हमारा आसान हो जाएगा जब पानी से क्लीन करेंगे तो, ठीक है। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए क्या है, पहले हम यहाँ पे चारों तरफ ब्रश मार लेंगे, जो भी इसका बॉडी एरिया है, फ्लोर सेक्शन है, ये कंट्रोल में है। उसके बाद नाइट्रोजन का हमारे पास सिलेंडर है, उसको हम उसको डीप क्लीन करेंगे, प्रेशर से उड़ा देंगे, ठीक है। अभी देखिए साथियों, मैं जितना ब्रश मारना था ऊपर ऊपर हमने पूरा ब्रश मार दिया कंट्रोल भाग की तरफ, पूरा बॉडी के ऊपर। और अभी हम नाइट्रोजन से इसको उड़ा देंगे थोड़ा सा जो डस्ट है। हालांकि ब्लोअर भी यूज करते हैं, बट मेरे पास ब्लोअर नहीं है इस टाइम, तो
चलिए, हमारा तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा था, डस्ट को हमने उड़ा दिया। ठीक है, अब चल रहे हैं पानी से क्लीन करनी है डस्ट। पहले उड़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो डस्ट उड़ाएंगे ना तो वो जाके हमारा कोयल की तरफ बैठ जाएगा, इवोपरेटर कोयल हो चाहे हमारा कंडेंसर कोयल हो। तो इसलिए हमने पहले ड्राई क्लीन कर दिया और फिर चल रहे हैं कंडेंसर को और इवोपरेटर को अच्छे से क्लीन करने के लिए। ठीक है, और उसको क्लीन करने से पहले ये जो हीटर हीटर वाला सेक्शन है इसको पहले निकाल कर चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे जो हीटर है उसके कॉइल पे कहीं कार्बन या कहीं डस्ट तो नहीं चिपका है, क्योंकि जब हीटर स्टार्ट करेंगे तो जो कार्बन या डस्ट चिपका होगा वो फिर मतलब जल के वो थोड़ा सा स्मेली आएगा। ठीक है, तो उसको डीप क्लीन करेंगे। ठीक है, अभी देख सकते हैं इसका हमने कवर खोल दिया है हीटर का, और ये हीटर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, 3 कॉइल है यहाँ पे दिया हुआ, L1 L2 और L3 इस टाइप का यहाँ पे कॉइल दिया हुआ, यानी 1 2 और 3 कॉइल दिया हुआ। और देखिए ये भी 3 फेस पे चलता है। ठीक है, तो इसका एक फेस यहाँ से निकाला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये जब तार जला हुआ था तो उसका हीटर वाला जो एक वायर है उसको यहाँ पे निकाल के इसमें मॉडिफाई किया गया है, तो एक तार हमको लगाना पड़ेगा, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्रेक्टर हीटर का 40 एम्पेयर का है, और ये 3 कॉइल मतलब 3 फेस जा रहा है यहाँ पे। इसको हम OLP बोलते हैं, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी इसमें रेटिंग दिया हुआ है कि कितने पे काम करता है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ L155 F है और 275 F है। ठीक है, यानी मतलब फ़ारेनहाइट पे इतना इसका रेटिंग है, इतना पे ये हमारा काम करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ओवर हीट होगा वो तो ट्रिप कर जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिजाइनिंग है, इस तरीके से इसका कनेक्शन है। कनेक्शन में देख लीजिए, ये है L1 L2 L3, यानी 3 फेस आया, तीनों फेस का कनेक्शन हो गया L1 L2 L3। ये देखिए कॉइल कौन सा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक ये कॉइल का पॉइंट है और एक कॉइल का पॉइंट है, दो मतलब एक कॉइल ये हो गया, एक कॉइल ये हो गया और एक कॉइल ये हो गया, 3 कॉइल है। और तीनों का कनेक्शन देखिए कैसा है। तीनों का कनेक्शन से पहले क्या है, तीनों में OLP लगा हुआ, देख सकते हैं। ए मतलब L1 L2 L3 का मतलब L1 में ये लगा हुआ, L2 में ये लगा हुआ और L3 में ये लगा हुआ। तो तीनों फेस, L1 चला गया इस कॉइल पे, L2 चला गया इस OLP पे, और L3 चला गया इस OLP पे। और ये गया कैसे, देखिए ये दिखाने का प्रयास करूंगा। ये एक इस फेस पे चला गया, एक कॉइल के फेस पे गया, ये इस कॉइल के फेस पे गया और ये इस कॉइल के फेस पे गया। तीनों कॉइल के एक फेस पे हमारा एक फेस चला गया। ठीक है, और इसी से एक फेस आउट हो रहा है, तो इस फेस पे यानी इस कॉइल के एक फेस पे जा रहा है। मान के चलिए ये फेस डायरेक्ट है, यानी एग्जांपल के तौर पर ये एक कॉइल हो गया और एक ये वाला कॉइल हो गया, एक फेस तो इस कॉइल पे चला गया। ठीक है, और एक फेस इस पे चला गया। जब इस पे फेस आएगा तब ये कॉइल चालू होगा। तो इस पे फेस कहाँ से आ रहा है, यानी ये वाला फेस गया और यही वाला फेस यहाँ से घूम के चला जा रहा है। तो इतना ध्यान में रखिए, ये तो फेस डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर ओवर हीटिंग होगा तो यहाँ पे लोड पड़ेगा, वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी है। इस कॉइल में अगर इस कॉइल में हीटिंग ज़्यादा पड़ेगी तो इस पर लोड पड़ेगा और ये ट्रिप कर जाएगा। ऐसा ही इस कॉइल में है, एक फेस डायरेक्ट है और दूसरा फेस हमारा यहाँ से आ रहा है। तो इस कॉइल में ओवर हीटिंग होगी तो यहाँ से ओवर हीट होगा, ट्रिप करेगा, फिर हमारा ये कॉइल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से का कनेक्शन है। तो अभी चलिए हम इसको थोड़ा सा खोल के बाहर निकालते हैं। खोल के बाहर निकालने के लिए क्या है, देखिए 4 स्क्रू है, एक यहाँ पे स्क्रू है, एक वहाँ पे ऊपर स्क्रू है, एक उधर स्क्रू है और एक इधर स्क्रू है। ठीक है, तो हम इसको खोलेंगे बट हम कोशिश करेंगे सिर्फ हीटर वाला कॉइल को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए साथियों, हीटर सेक्शन को मैंने खोल के बाहर निकाल दिया है। ये हीटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ था, और हीटर को डीप क्लीन करने के बाद से थोड़ा सा देख सकते हैं इसका जो कंट्रोल भाग है कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। मैंने हवा मार दिया, इसको ब्रश से क्लीन कर दिया। उसके बाद हमारा ये कॉइल है,
ऑयल थोड़ा सा डस्टी है, देख सकते हैं ये डस्टी है, तो मैं थोड़ा सा ये यहाँ से इधर पानी मार दूंगा, ठीक है। पानी मार के लगा दूंगा, हालांकि वैसे मेरे को अभी स्टार्ट नहीं करना हीटिंग मोड में, तो पानी मार के छोड़ दूंगा, फिर ड्राई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो हमारा जब हीटिंग मोड में स्टार्ट किया जाएगा तो वो स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इसका एक फेस हमारा कनेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको पानी से थोड़ा सा नॉर्मली क्लीन कर देते हैं, ठीक है। देखिए, हालांकि हम जब इसको पानी से क्लीन करेंगे तो काफ़ी केयरफुली करेंगे, ताकि हीटर के अंदर या इसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है उसके अंदर कोई पानी का बूंद ना जाए या पानी ना जाए, ठीक है, वरना वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लीन करने से एक फ़ायदा, देख सकते हैं काला काला डस्ट गिर रहा है, ये क्लीन करने से एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि जब इस मशीन को हीटर मोड में, हीटिंग मोड में स्टार्ट किया जाएगा तो अंदर स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कार्बन गिर रहा है ना, जब हीटिंग मोड में जैसे ही स्टार्ट होगा ये लाल हो जाएगा, लाल होकर वो स्मेल करेगा, डस्टी स्मेल, फायर जैसे होता है, आग लगने की स्मेल होती है, वैसे स्मेल ये महसूस होगा पूरे बिल्डिंग के अंदर। तो अभी हम पानी से क्लीन कर दिए तो क्या होगा, ये पूरा डीप मतलब क्लियर हो गया, इसमें ये हीट होगा, लाल होगा, तो वो स्मेल इसमें ना के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर दिए, अभी हम इसको पैक कर देंगे, फिर हम कंडेंसर कॉइल को, इवेपोरेटर कॉइल को डीप क्लीन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए साथियों, सब कुछ होने के बाद हम क्लीनिंग पे आ गए हैं। क्लीनिंग के लिए हमारा सबसे पहले हम इवेपोरेटर को क्लीन कर लेते हैं। हालांकि क्लीनिंग करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इवेपोरेटर क्लीन करें या कंडेंसर कॉइल क्लीन करें। तो ये इवेपोरेटर सेक्शन है जहाँ पे हम लोग पानी यूज कर सकते हैं। तो इवेपोरेटर के हालांकि ज़्यादा हम प्रेशर से ना मारेंगे, क्योंकि कॉइल के पीछे हमारा मोटर लगा हुआ है, और देख सकते हैं पानी थोड़ा सा डस्टी गिर रहा है। तो कॉइल के पीछे मोटर लगा हुआ है, तो उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा प्रेशर ना जाए, और एक नॉर्मल प्रेशर हो जो कॉइल के आर पार जाए, लेकिन ज़्यादा आर पार प्रेशर ना जाए, ठीक है। और इस तरीके से हम डीप क्लीन कर देंगे इवेपोरेटर कॉइल को। इवेपोरेटर कॉइल क्लीन करने से एक फ़ायदा होता है कि लो प्रेशर क्रिएट कम होता है, और मशीन में CS16 17 कम आने का इशू होता है। अभी देखिए पानी क्लीन होने के बाद थोड़ा सा यह ट्रे में पानी भर जाता है, तो इससे हम ऐसे क्रॉस पानी मार के इसका जो ट्रे है डीप क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा पानी सूख जाने दीजिए, उसके बाद फिर एक बार हम ऐसे क्रॉस मारेंगे तो ये जो डस्ट है और पानी है पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये हो जाता है फ़िल्टर। फ़िल्टर थोड़ा सा डस्टी था, तो हम फ़िल्टर को वैसे क्रॉस पानी मार के क्लीन कर देंगे। हालांकि मेंटेनेंस में खास करके इवेपोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल, ये चीज़ देखते हैं, और कंडेंसर मोटर खास करके ज़रूर देखते हैं, क्योंकि कंडेंसर मोटर में से कोई एक इशू हो गया तो हाई प्रेशर बहुत जल्दी आएगा, चाहे ठंडी का मौसम हो, मतलब ठंडा बाहर का टेम्परेचर हो या गर्म हो, क्योंकि हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, फिर CH18 और CH19 हमारा आएगा ही आएगा यूनिट के अंदर, जिसके बाद हमारा मशीन पूरा हैंग हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा मशीन में। तो इतना ध्यान में रखिए कि कंडेंसर फैन की कंडीशन जरूर चेक कीजिए कि किस कंडीशन में है, ठीक ठाक रनिंग में है कि नहीं। चलिए इवेपोरेटर हो गया, अब हमारा आता है कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल हमारा ये है, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा गंदा है। एकदम काला काला गिर रहा है। इससे पहले मैं जो वीडियो शेयर किया था सेम वैसा ही कंडेंसर है, इसका मतलब भरा हुआ है, डस्ट ही है, ठीक है। देख सकते हैं कितना डस्ट भरा हुआ। यहाँ से आपको दिखेगा, हालांकि अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, बट मैं इसको फटाफट करने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं इवेपोरेटर कंडेंसर कॉइल को, ठीक है। क्योंकि अभी अंधेरा हो गया तो थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ पाया। अभी देखिए साथियों, सर्किट ए को हमने क्लीन कर दिया कंडेंसर कॉइल को, ठीक है, और ये पूरा डीप क्लीन हो गया, हालांकि अंधेरा हो गया है।
तो अभी हम चल रहे हैं क्लीन करने के लिए सर्किट बी को। सर्किट बी में देख सकते हैं ये भी लगभग भरा ही है। देख सकते हैं पहले कितना धूल मिट्टी निकलना शुरू हो गया। साइड से देखेंगे तो काफ़ी इसमें खरपतवार चिपका हुआ है इनलेट एरिया की तरफ, मतलब इनलेट साइड में। तो इसीलिए इनलेट बाहर से है, इसीलिए हम पहले पानी अंदर से मारेंगे ताकि जो खरपतवार है, डस्ट है, वो पहले बाहर लटक जाए, निकल जाए, फिर हम क्रॉस मार के इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में कितना डस्ट उड़ रहा है, पूरा वीडियो पूरा कैमरा भर जा रहा है। तो चलिए पहले इसको हम फटाफट क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, फिर एक बार छोटा सा क्लिप दिखा देंगे। साथियों देखिए अभी तो लगभग पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया है, सर्विसिंग पूरा फाइनल पोजीशन में है और रात हो चुका है। तो हमने डीप क्लीन कर दिया है, ड्राई क्लीनिंग भी कर दिया अच्छे से, और कंडेंसर कॉइल को हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, बेस भी अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ। और मशीन अभी स्टार्ट नहीं करना है, तो मैं इसको अच्छे से पैक कर दूंगा, पैक करके छोड़ दूंगा। और पहले ही देख सकते हैं पहले पूरा कॉइल भरा हुआ था, अभी पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। और इस हिसाब से हमारा मशीन बिल्कुल अभी जो रनिंग पीरियड में होगा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम कंट्रोल साइड में दिखा दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये है हमारा कंट्रोल साइड, और यहाँ भी हमने ड्राई क्लीनिंग कर दिया है। ये जो कंट्रोल पैनल है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे हमको ड्राई क्लीनिंग करना होता है। इधर पानी का हम पानी नहीं मारते हम, तो पहले ब्रश मारा, फिर नाइट्रोजन हमने इसको उड़ा दिया, अभी बिल्कुल डीप क्लीन हो गया अच्छे से। और इसका इलेक्ट्रिक कॉयल है, हमने उसको बाहर निकाल के पानी से अच्छे से क्लीन करके इसको फिर से पैक कर दिया हूँ। और इस साइड में भी देख सकते हैं हमारा ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है हमारा मशीन। अब हमारा जो काम है सिर्फ इसको पैक कर देना है, पैक करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसका एक वायर जोड़ना है हीटर का, तो हम उसको नेक्स्ट नेक्स्ट डे में उसको जोड़ देंगे। फिलहाल में हमारा मशीन अभी हीटिंग में नहीं चल रहा है, तो अभी कूलिंग में ही चल रहा है, लेकिन जैसे जब हीटिंग हमारा जो स्टार्ट होगा तो इस टाइम हम यहाँ पे एक फेस हीटर को दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एलजी पैकेज एसी पे मेंटेनेंस के टाइम खास करके किन बातों का ध्यान में रखते हैं और बहुत केयरफुली हम इस चीज़ को मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। ड्राई क्लीनिंग हो, चाहे पानी से क्लीनिंग करना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का जो देख रेख हो, चाहे हर चीज़ की मतलब देखना हो, तो इस तरीके से हम अच्छे से डीप क्लीन करते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद मशीन की एक लाइफ बन जाती है। नहीं, अगर गर्मी के मौसम है तो समझिए इतना करने के बाद एक लाइफ बन जाती है, मशीन का कूलिंग बिल्कुल परफेक्ट चलता है। ठीक है, कूलिंग परफेक्ट होती है, परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होता है। ठीक है, सो वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।